गुड मॉर्निंग, जोहार, आदाब दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 8 साल के बाद बहाली आई है। कौन सी बहाली आई है सब लोगों को पता है, ठीक है। सब लोगों को पता है कि 8 साल के बाद कौन सी बहाली आई है। जेकेट कब आई है? 2014 में आई है। तो ये पहले 2016 में आई थी। 16 के बाद लगातार डिले होते होते ये 2024 में आई है, जेकेट 2024। तो जेकेट 2024 की हम लोग क्या करते हैं, बारे में जानते हैं। तो पूरी नोटिफिकेशन को समझे, पूरी नोटिफिकेशन को समझे। पूरी नोटिफिकेशन को हम लोग क्या करते हैं, समझे कि कैसे क्या होगा। इसमें सारी चीजें को विस्तार से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग बात कर ले, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या समझेंगे सर हम लोग इसमें, इंटर में प्राप्तांक। इंटर में कितने प्राप्तांक होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में समझें। दूसरा, अंग्रेजी विषय में फेल या पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, पास मार्क्स कितना होगा सर हमारा जेटेक में। चौथा हम लोग समझेंगे क्षेत्रीय भाषा कौन कौन सा होगा, हम कौन कौन से भाषा ले सकते हैं। पांचवा, अपियरिंग स्टूडेंट, जो अपियरिंग है बीएड डीएलएड के कैंडिडेट, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में। और छठे पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या डिस्कस करने वाले हैं, 18 माह, ठीक है। कौन सा हम लोग बात करेंगे, 18 माह का डीएलएड, 18 माह का डीएलएड के बारे में। तो आज इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये 6 टॉपिक जो आपके जेटेक नोटिफिकेशन में बहुत हेल्प करेगा कि कैसे हम लोगों को क्या करना है। क्योंकि आज है कितने तारीख, 22 जुलाई। आज से हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, अगले क्लास में आगे कोर्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं जेटेक 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अच्छे से समझ ली कौन कौन से इसे भर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये पहले हम लोग जानना जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें सर किसने खंड में हमें परीक्षा देना होगा। तो हम बात कर ले खंड 1, ठीक है। पहले खंड वन में क्या आपको देना पड़ेगा, सीडीपी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद खंड 2 में इसे बांटा गया है। खंड 2 में क्या हो जाएगा सर, तो बोले हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर, ठीक है, पास करना पड़ेगा आपको। उसके बाद खंड 3 में किसका एग्जाम देना पड़ेगा, तो क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम देना पड़ेगा। खंड 3 में अगर हम बात करें तो खंड 3 में क्षेत्रीय भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। और खंड 4 जो होगा, खंड 4 में अगर हम बात करें तो क्या होगा, सामान्य अध्ययन हो जाएगा, समान अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में इसी में गणित हो जाएगा। अब सामान्य अध्ययन और गणित से सर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले मैं 1 to 5 लेवल का बात कर लूँ, फिर 6 to 8 लेवल पे भी बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो 1 to 5 में अगर सीडीपी से कहा जाए तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे सर,
कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। और हिंदी और अंग्रेजी में भी कितने प्रश्न होंगे? दोनों को मिलाकर के अगर कहा जाए इसमें भी 30 प्रश्न ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी है दोनों से मिला करके क्या करना है आपको, दोनों विषय में मिला करके आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना है सर। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा हमारा जो होगा सर, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे खंड 4 में क्या होगा, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन और क्या, गणित, ये दोनों में मिला के कितने प्रश्न होंगे सर? 60 क्वेश्चन होंगे सर। कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे सर, 60 क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से आप देखें 60 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी देखेंगे कितने क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी देखेंगे कितने क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 120। और क्षेत्रीय भाषा से भी कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 150, 150 नंबर का आपको एग्जाम देना है 1 to 5 लेवल में। 6 to 8 लेवल में सेम है सर। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एसएसटी का, एसएसटी में आपको जैसे क्या करना होगा, सामाजिक विज्ञान, हम कहेंगे सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे आप हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी, ऐसे मिला करके टोटल जो क्वेश्चन होंगे उससे 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, उससे लगातार जो क्वेश्चन होंगे आते जाएंगे आप जब जाएंगे तो सामाजिक में। उसी प्रकार अगर आप विज्ञान से होंगे, साइंस के कैंडिडेट होंगे, तो साइंस में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स के साथ आप ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन होंगे? बोलेंगे 60 क्वेश्चन। इससे भी होगा सर। या अगर आप भाषा का शिक्षक बनना चाह रहे हैं, भाषा का, तो भाषा से भी आपके पास 2 भाषा को चूज करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, 60 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा सर। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में पहले क्या होता था, 2 सब्जेक्ट हम लोग चूज करते थे। ठीक है ना, अभी आपके पास सामाजिक विज्ञान में जितने भी रहेंगे, सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे लगातार उससे क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगर विज्ञान से है तो विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे मिला करके होगा। उसके बाद भाषा से है तो भाषा में आप जो भाषा को हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो भाषा आपके पास वहाँ चूज करने के लिए दिया जाएगा, उस भाषा से संबंधित आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप यहाँ तक बात समझ गए होंगे सिलेबस के बारे में कि कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ये बात पता चल गया सर। ठीक है, अगला अगर हम बात करें यहाँ पे, अगला बात करें अंग्रेजी, अंग्रेजी में फेल पास। आप जैसे बात किया जाए मैट्रिक की बात कर ले, हम यहाँ पे किसकी बात कर लो, मैट्रिक में बहुत सारे लोग क्या किए, अंग्रेजी लिए होंगे, एक्स्ट्रा में लिए होंगे, फेल हो गए होंगे, तो क्या हम लोग भर पाएंगे कि नहीं? तो अंग्रेजी में फेल या पास क्या करेंगे, सभी भरेंगे एग्जाम सर, सभी भरेंगे एग्जाम के लिए, क्या फॉर्म भरेंगे। ठीक है, सभी कोई एग्जाम के फॉर्म भरेंगे। और ये जो आप देखिएगा नोटिस जब पढ़िएगा तो नोटिस के ये 13वें नंबर पॉइंट पे, ठीक है, 13 नंबर पॉइंट पे इसकी मेंशन की गई है, इसकी जिक्र की गई है। अब अगर हम बात करें सर, क्या बात करें, इंटर में जो है जनरल में आप अगर होंगे तो कितना परसेंट नंबर चाहिए सर आपको, 50% नंबर चाहिए। जनरल में कितने नंबर चाहिए आपको, 50% मार्क्स हमें चाहिए जनरल के लिए। ठीक है, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कितने परसेंट चाहिए, 45% चाहिए इंटर में। तो अब यहाँ पे बात क्या आता है, अगर 1 to 5 लेवल के अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो ये बात को ध्यान रखना है इंटर में सर, अगर आपको एक शिक्षक बनना है सरकारी स्कूल का, तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अगर आप स्नातक कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, स्नातक कर चुके हैं, स्नातक हैं, तो इंटर का प्रतिशत नहीं देखना है, इंटर का प्रतिशत नहीं देखना है। ठीक है ना, इंटर का प्रतिशत आपको क्या करना है, नहीं देखना है। इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप स्नातक मतलब ग्रेजुएट हो गए हैं तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आते हैं हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं, आप समझिएगा। ठीक है, तो मैं एक कॉलम बना लेता हूँ सर। ठीक है, कॉलम में
यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ग। वर्ग मतलब कौन कौन से वर्ग आते हैं तो आपको पता है। अच्छा, वर्ग में पहला सबसे ऊपर जनरल होता है, ठीक है ना। उसके बाद एससी होगा, एसटी होगा, या हम कह सकते हैं दिव्यांग या दिव्यांग कोटा के जो लोग होंगे। उसके बाद यहाँ पे होगा BC1 एंड BC क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। उसके बाद EWS, ऐसे 4 कैटेगरी में क्या करके बांट करके रखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्रत्येक खंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक खंड अभी बता रहे थे 4 खंड, ठीक है। 30 का जो खंड बनाया गया है पर में 30 नंबर का जो एग्जाम बताया गया है, कुल प्राप्तांक, ठीक है। उसके बाद मार्क्स हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे कुल प्राप्तांक ये परसेंटेज में है सर। तो यहाँ से अब हम लोग जिक्र करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। जनरल के लिए अगर प्रत्येक खंड की बात किया जाए तो प्रत्येक खंड में कितने परसेंट आपको नंबर लाना होगा, 40% नंबर लाना है। अगर आप SC ST दिव्यांग होंगे तो आपको 30% क्या करना होगा, रिजल्ट पास करने के लिए लाना होगा। BC1 BC2, अगर आप BC1 हैं और BC2 हैं तो इसके लिए आपको कितने परसेंट लाना पड़ेगा, 35% जो है ये रिजल्ट आपको लाना पड़ेगा। समझ गए हैं, 35% रिजल्ट लाना होगा। या आप अगर EWS से अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मार्क्स लाना पड़ेगा इसमें भी कितने परसेंट, 35% के मार्क्स लाना पड़ेगा सर। आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया। अब आते हैं प्रत्येक खंड में। अब अगर 30 नंबर है, 30 का अगर 40% आप ऐसे निकाल भी सकते हो। 30 का 40% कितना होगा सर, 4 तिया कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। आप बहुत अच्छे से मैथ जानते हैं तो इसीलिए मैं निकाल के भी दिखा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 3 कर दिए, कितना हो गया 12, मतलब कि 12 नंबर चाहिए पास करने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप 30 नंबर अगर निकाल सकते हैं, 30 का 30% कितना होगा सर, तो आप इजिली निकाल दीजिएगा। 2 जीरो कट और 3 3 कितना कर दीजिएगा, 9 नंबर। तो आप कह सकते हैं सर कि ST SC दिव्यांग को कितने नंबर चाहिए, 9 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। OBC की अगर आप बात करें, यहाँ पे 30 का अगर आप निकाल देते हैं कितने परसेंट, 35%। तो 30 का 35% अगर आप निकालते हैं सर तो कितना हो जाएगा, 35 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 9 = 10 हो जाएगा नीचे। हम कह सकते हैं कि 10 पॉइंट कितना हो गया 5, तो 10.5 नहीं लेके कितना हम लोग लेके चलना पड़ेगा, 11 लेके चलना होगा कि 11 नंबर आपको लाना होगा। नीचे भी वही है, EWS में भी क्या चाहिए हमेशा, तो यही चाहिए 10.5, नहीं तो कह सकते हैं हम लोग 11 नंबर चाहिए पास करने के लिए। बताइए कोई दिक्कत है, 11 नंबर चाहिए मुझे क्या करने के लिए, पास करने के लिए, तो आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या। अगर अब आगे बात करें हम तो कुल प्राप्तांक मतलब जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं, ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ये 60% रिजल्ट लाना पड़ता है। किसमें सर, तो ओवरऑल में जितने नंबर का एग्जाम होगा उसका ओवरऑल अगर निकाल दिया जाए 60%, तो 60% कितना होगा सर, तो आप मैथ के अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है ना, अच्छे बच्चियां भी होंगी, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि 150 मतलब 150 का 60% कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ना। 150 का 60%, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 को अगर गुना कर दीजिए 6 से, 15 6 कितना हो जाएगा, 90 नंबर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसानी से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ये हो नहीं पढ़ा होगा तो मैं परसेंटेज चैप्टर आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा जेकेट के दृष्टि से देखते हुए। 90 मार्क्स हो गया। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट बात करें तो सर अगला मेरे पास क्या हो गया, ST SC दिव्यांग में 30%, यहाँ पे सब चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे कितना कुल प्राप्तांक चाहिए, इसे सर चाहिए मुझे 50%, ठीक है 50%। और इसे BC1 और EW1 की अगर हम बात करें इसे कितने मार्क्स चाहिए, इसे चाहिए सर टोटल 55% चाहिए सर। उसी प्रकार EWS को कितना चाहिए, EWS के लिए भी वही चाहिए मुझे 55%। अब सबका अगर आप कैलकुलेट कर लो 150 में, तो 150 में कैलकुलेट करें, 150 का 50% ऐसे भी दिख रहा है कितना होता है 75, अगर 55 निकालेंगे तो 82.5% होगा। और ये
भी 82.5% हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत समस्या अगर है तो बता सकते हैं। ठीक है, किसी को भी दिक्कत समस्या होगा हमारे चैनल में, ठीक है, जा करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, वहां पे भी कॉल करके आप मेरे से बात करके समझ सकते हैं कि सर इसमें कैसे क्या किया करना है आगे। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें क्षेत्रीय भाषा का, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा क्षेत्रीय भाषा में सर क्या क्या है, हमारा कौन सी भाषा ले सकते हैं, तो थोड़ा मैं क्षेत्रीय भाषा को भी समझा दूं अच्छे से। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में अगर हम पहला बात करें आपको सर हिंदी भाषा हो जाएगा सर, और कौन सी भाषा हो जाएगा सर, ठीक है, इधर हिंदी, उसके बाद हम बात करें कौन, अंग्रेजी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा सर उर्दू भाषा, आपने जो नाम सुना है। उसके बाद अगला भाषा कौन सा हो जाएगा सर, कहेंगे सर संथाली हो जाएगा सर। उसके बाद अगला भाषा कौन सा हो जाएगा सर, बंगला हो जाएगा सर, बंगला। ये आपने देखा। और क्या क्या भाषा होगा सर, तो कहेंगे सर अब जो भाषा और हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुंडारी ले सकते हैं। उसके बाद और क्या ले सकते हैं सर, तो कहेंगे हो ले सकते हैं। उसके बाद और भाषा क्या ले सकते हैं सर, खड़िया ले सकते हैं। उसके बाद क्या ले सकते हैं सर, कुड़ुख ले सकते हैं। कुड़ुख के बाद अगला क्या ले सकते हैं सर, कुरमाली ले सकते हैं, कुरमाली ले सकते हैं। तो इतनी सारी भाषाएं आपके पास है। तो 5 भाषा यहाँ, 5 यहाँ कितनी हो गई, 10 भाषा। और 5 भाषा है सर आपके पास, उससे भी अगर आप चाहे तो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला जैसे हो जाएगा सर कौन सा, तो बोलिएगा खोरठा हो जाएगा। खोरठा के बाद कौन हो जाएगा, नागपुरी हो जाएगा। नागपुरी के बाद कौन सा हो जाएगा, पंच पर गनिया हो जाएगा, पंच पर गनिया हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, बोलेंगे उड़िया हो जाएगा। उड़िया के बाद अगला कौन सा भाषा हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा सर। तो ये टोटल भाषा अगर हम बात करें तो टोटल क्षेत्रीय भाषा अगर बात करें, टोटल लैंग्वेज, टोटल अगर लैंग्वेज की बात करूं तो कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। टोटल क्षेत्रीय भाषा कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है मेरे पास सर। ठीक है, क्लियर है, टोटल कितने 15 हो जा रहे हैं हमारे पास क्षेत्रीय भाषा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। एक आखिरी टॉपिक और बच गया, आखिरी टॉपिक को डिस्कस कर दूं, जिसका नाम, जो आप बहुत बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है ना, कि सर हम बीएड कर रहे हैं या हम क्या किए हैं, डीएलएड किए हैं या कर रहे हैं, ये दोनों आपके मन में बात चल रहा होगा। तब सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से। अगर जो बीएड या डीएलएड का क्या कर रहे हैं, अपियरिंग में है, क्या किसमें है, बोलेंगे अपियरिंग में है। तो अपियरिंग में है तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, अपियरिंग वाले को, ठीक है, तो अपियरिंग वाले को पहले अगर आपको याद रखना है, अगर आप एडमिशन ले लिए हैं पहले, तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, आपको पहले आना चाहिए सर। आपको रिजल्ट जो है पहले आना चाहिए। किससे पहले आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो बोलेंगे जिसकी आप एग्जाम के लिए अभी फॉर्म भर रहे हैं, जेकेट रिजल्ट, जेकेट रिजल्ट, ठीक है ना, बात मतलब कहने का मतलब, अगर आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, अपियरिंग है, अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो पहले बीएड का क्या होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद किसका एग्जाम होना, मतलब रिजल्ट चाहिए, जेकेट के रिजल्ट बाद में आना चाहिए, तभी आपका मान्यता है, वरना मान्यता नहीं दिया जाएगा। कम से कम एक दिन पहले, कम से कम एक दिन पहले जो है आपको क्या होना चाहिए, एक दिन पहले रिजल्ट बीएड का आना चाहिए। उसके बाद जेकेट का आए तभी आपको मान्यता दिया जाएगा, वरना मान्यता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक दिन पहले आपको आना चाहिए, या एक दिन बाद भी अगर ये आएगा कौन, जेकेट का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब किसी के मामला भी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मामला जो है चल रहा है किसके ऊपर, डीएलएड के ऊपर चल रहा है। देख रहे होंगे दिल्ली झारखंड में भी देख रहा हूँ, बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सभी जगह देखने को मिल रहा है डीएलएड को लेके बहुत ज्यादा आपका विवश छिड़ा हुआ है। कौन सा डीएलएड, 18 माह का, 18 माह का डीएलएड, 2 वर्षीय वाले पे कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना। तो 18 माह वाले डीएलएड के बारे में थोड़ा सा समझ ले। एक है सर, इसमें क्या था, पारा शिक्षक को ये निमंत्रण दिया गया था मोदी जी के द्वारा कि आप लोग क्या करें, अगर
अप्रशिक्षित है तो आप प्रशिक्षित शिक्षक बनने के लिए आपके लिए कोर्स निकाला जा रहा है, डीएलएड आप कर लेंगे। वो 18 महीने का क्लासेस, 6 महीने का आपका क्या होगा, 6 माह का अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में है तो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो 6 माह आपको क्या होगा, छूट दिया जाएगा। तो 18 महीने में ही क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे उन लोगों के लिए ये था सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, धीरे धीरे जब होने लगा 18 माह ये डीएलएड का, तो बहुत कोई जो शिक्षक नहीं भी थे, जिसको हम लोग कहते हैं गैर पारा शिक्षक, जो शिक्षक नहीं थे मतलब सरकारी स्कूल में, कहीं और प्राइवेट स्कूल में या और दूसरे स्कूल में क्या थे, शिक्षक थे, ठीक है ना, प्राइवेट में थे या दूसरे, तो उन लोग भी अप्रशिक्षित थे। उन लोगों को भी मौका क्या किया, सोचा कि आ गया तो जाने नहीं देते, उन लोगों ने भी कर लिया। तो यहाँ पे मामला इसीलिए फंस चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर डीएलएड आपने किया है कहाँ से, अगर NIOS से किया है, अगर आपके सर्टिफिकेट में 2 वर्षीय लिखा हुआ है, कितने वर्षीय, 2 वर्षीय अगर लिखा हुआ है तो समझिए कि आपका वैलिड होगा। अगर 18 माह अगर लिखा हुआ है तो उसको वैलिड नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई जिक्र उसमें नहीं है। हाँ, मगर अभी 18 माह का जो चल रहा है हमारे पास डीएलएड, उसमें गैर पारा शिक्षक लोगों को क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे इसे भेजे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हो जाता है, अगर उसमें मान्यता मिल जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 एंड अगर हम बात करें 6 to 8 आप अगर डीएलएड किए हैं तो 1 to 5 में भी एलिजिबल होंगे और 6 to 8 लेवल में भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, मगर आपकी सर्टिफिकेट में 2 वर्षीय, बाद में अगर इसका होता है संशोधन 18 माह का, तो फिर आप 18 माह वाले भी क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसे फॉर्म को फिलअप करने में कितने पैसा लग रहे हैं सर, तो टोटल जो आपके पास अमाउंट लग रहे हैं 1300 रुपया लग रहा है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे 18 वर्षीय अगर हम किए हैं, 18 माह वाले किए हुए हैं, तो अगर आप फॉर्म को नहीं भरते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से अलाउ मिल जाता है, उस समय आप बहुत अफसोस करेंगे कि हमने फॉर्म तो फिलअप ही नहीं किया, तो एग्जाम कहाँ से देंगे। तो एक बार तो आपको रिस्क खेलना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल के बाद ऐसी बहाली आई है, देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें तो क्या करेंगे सर, ये फॉर्म को भर दें। हो सकता है अगर आपकी किस्मत में होंगे शिक्षक बनने का, तो जरूर आप शिक्षक बन सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। और आप किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं सर। हमारा नाम हुआ विक्की सिन्हा, ठीक है, ये हमारी कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की जेटेक्स संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे से ले सकते हैं। और आगे फिर हम लोग करते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, लेकर के आएंगे वीडियो टॉपिक वाइज कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, इसके डिस्कस हम लोग अगले क्लास में करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको आज की सेशन बहुत पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, कल के क्लासेस में, कल की सेशन में जुड़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है। ये हाउ टू मेक अ 3 मंथ, ठीक है, मतलब 3 मंथ के अंदर सब कुछ हमें प्रिपरेशन करके और एग्जाम में क्या कर लेना है, बैठ जाना है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को कोशिश करना है सर। थैंक यू, जोहार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।